एंड वेलकम टू एबीटी क्लासेस। एबीटी क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आज हम फिर से यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं PYQ जो पॉलिटिकल साइंस का है, डोमेन सब्जेक्ट। और यहाँ पर हम लोग कल 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, ठीक है। आज हम 25 तक डिस्कस करेंगे क्वेश्चन तक, ठीक है। तो ये PYQ का पार्ट 2 है, पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, और काफ़ी आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा कि पैटर्न किस प्रकार का है अगर हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं तो, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, बिना समय गंवाए चलते हम लोग क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि चूज द करेक्ट टाइमलाइन ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन का जो एक डिसइंटीग्रेशन था उसका करेक्ट टाइमलाइन क्या है, समझ में आ रहा है? करेक्ट टाइमलाइन आपको बताना है सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन का। मतलब कि क्रोनोलॉजी के हिसाब से इस पूरे को हमें फिल करना है, कौन सबसे पहले हुआ है और कौन सबसे बाद में हुआ उसके हिसाब से। पहला दे रखा है 3 बाल्टिक रिपब्लिक एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया बिकेम UN मेंबर। ये UN के मेंबर कब बने? तो UN के मेंबर ये बने थे 1991 में, 1991 में, ठीक है। और ये सितंबर में, कब बने? सितंबर में, ठीक है। इतना समझ में आ गया, 1991 में और सितंबर के महीने में बने थे। नेक्स्ट कह रहा है कि गोरबाचेव रिजाइन एज प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन, ठीक है। इन्होंने रिजाइन किया था, ये सही बात है, लेकिन कब किया था क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इन्होंने रिजाइन किया था गोरबाचेव ने एज ए प्रेसिडेंट 25 दिसंबर 1991 को, है ना। तो दिसंबर 1991 में इन्होंने किया है। कब किया है? दिसंबर 1991, दिसंबर 1991 में इन्होंने रिजाइन दिया था, ठीक है, एज ए प्रेसिडेंट। कह रहे कि मिखाइल गोर्बाचेव वाज इलेक्टेड एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये सेक्रेटरी कब बने थे? तो सेक्रेटरी ये 1985 में बने थे, 1985, 1985 में ये सेक्रेटरी बने थे। बात समझ में आ रही है? उसके बाद ऑप्शन डी दे रखा है कि लिथुआनिया बिकेम द फर्स्ट ऑफ द 15 सोवियत रिपब्लिक टू डिक्लेयर इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। तो कह रहे कि 15 सोवियत रिपब्लिक टू डिक्लेयर इंडिपेंडेंस, तो ये कब हुआ था, कब ये इंडिपेंडेंस हुआ, ठीक है ना, कब इसको स्वतंत्रता मिली, ठीक है ना। USSR थे तो लिथुआनिया की बात कर रहा है, तो ये कब हुआ? तो 1990 में। कब? 1990, 1990 में, ठीक है, 1990। समझ में आ रहा? तो ये पूरा का पूरा क्रोनोलॉजी है, आप लोग देख सकते हो अपने हिसाब से कौन सा पहले होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि ऑप्शन नंबर सी सबसे पहले आएगा। ऑप्शन नंबर सी सबसे पहले कहाँ दिख रहा है? या तो 4 में दिख रहा है या तो 1 में दिख रहा है कि नहीं? या तो 4 में या तो 1 में। समझ में आ रहा है? 1985 के बाद कौन आएगा उससे पहले? 1990। 1985 के बाद क्या आएगा? 1990। तो सी और डी, तो सी डी दोनों में दिख रहा है कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद सितंबर का महीना आता है, सितंबर मतलब ए आ रहा है, तो सी डी ए भी, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। इस तरीके से आपको डेट भी इसका मतलब अच्छे से ध्यान में रखना होगा अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो अच्छे से। तो समझ में आ रहा है? क्वेश्चन के हिसाब से आपको डेट को भी ध्यान में रखना होगा कि क्रोनोलॉजी के प्रश्न आ रहे हैं, और क्रोनोलॉजी के प्रश्न तब तक सही नहीं होंगे जब तक आपको डेट याद नहीं है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसको भी क्रोनोलॉजी में ही लगाना है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन का पैटर्न तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा कि कैसा पैटर्न है क्वेश्चन का। इसका मतलब आपको चीज़ों को याद करनी होगी, ठीक है। गोवा बिकेम 25th स्टेट ऑफ इंडिया, सही बात दिया है कि गोवा 25वां स्टेट बना। कब बना? अब ये हमें ध्यान रखना होगा। तो 1987, 1987, 1987 में गोवा क्या बना? 25वां राज्य बना। पता है आप लोग को कि ऑपरेशन विजय के द्वारा 1961 में गोवा को आज़ाद किया गया था। गोवा कब आज़ाद हुआ था? 1961 में, ऑपरेशन विजय के द्वारा। और उस समय 1961 में इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था गोवा को। बात समझ में आ रही है? बाद में 1987 में इसको राज्य बनाया गया। तो राज्य कब बना ये पूछ रहा है, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना है। ऑपरेशन विजय के द्वारा इसको लिबरेट आज़ादी मिली थी, ठीक है। वहाँ पे ट्राई सेना ने अपना दिखाया था, जैसे आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों मिल करके वहाँ पे पोर्तुगीज को हटाए थे। समझ में आ रहा है? इस बात को ध्यान रखना है। राजीव गांधी लाल दंगे अकॉर्ड, ठीक है। तो राजीव गांधी और इनके बीच में अकॉर्ड साइन हुआ था, ठीक है। ये कब हुआ था ये पूछ रहा है।
तो ये हुआ था 1986 में। कब हुआ है? 1986 में। 1986 में ये अकॉर्ड साइन होता। और याद रखना है, ये जो अकॉर्ड था ये मिजोरम पीस अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। किस लिए? मिजोरम पीस अकॉर्ड के नाम से ये अकॉर्ड जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। उसके बाद है आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन कब पास हुआ? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो 1973 कब हुआ? 1973 आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। समझ में आ रहा है? उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार सभी लोग जानते होंगे किस लिए था। 1984 में, है ना, 1984 में। और किस लिए? मिलिटेंट एक्टिविटी को ख़त्म करने के लिए गुरुद्वारे से। समझ में आ रहा है? 1984 में ये हुआ था, ठीक है ना। मिलिटेंट एक्टिविटी फ्रॉम गोल्डन टेम्पल में जो समस्याएं चल रही थी मिलिटेंट एक्टिविटी वाली, सब खत्म करना था। तो 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया। समझ में आ रहा? तो मैंने सारे डेट लिख दिए हैं, अब आप खुद ही चूज कर सकते हो कि कौन सा आंसर सही होगा। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? सबसे पहले कौन सा आ रहा है? 1973। 1973 मतलब सी सबसे पहले आएगा। सी सबसे पहले आएगा और हमें देखते ही आंसर मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। समझ में आ रहा है? ऐसे याद करना है आप लोग को। आप लोग एक काम करो, सभी मैंने पॉइंट लिख रखा है, अगर आपके पास कॉपी पेन हो आप इसको जल्दी से नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप एक बार देखोगे तो आपको डेट याद होते रहना चाहिए। डेट बहुत मस्ट है, आप देख सकते हो क्वेश्चन के हिसाब से। समझ में आ रहा है ना? ओके। अगर कोई क्वेरी हो, पीडीएफ चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। Which one of the following was not a part of the early phase of India development policy? इंडिया के डेवलपमेंट पॉलिसी का अर्ली फेज का पार्ट कौन सा इसमें नहीं है? ठीक है, अर्ली फेज की बात कर रहा है। तो अर्ली फेज में हम लोग किस चीज़ पर ध्यान देते थे? भाई प्लानिंग करते थे, 5 ईयर प्लान आया था, ये तो सही बात है, ये तो होगा ही होगा। प्राइवेटाइजेशन कब आया हमारे यहाँ? एलपीजी रिफॉर्म कब आया? आप लोग पता होगा कि 1991 में आया था। कब आया था? 1991 में। और ये बात कर रहा है अर्ली फेज, तो ये अर्ली फेज थोड़ी है। सोशल इकोनॉमिक जस्टिस ये पहले ही का चल रहा है कि भाई सबको जस्टिस देना है। रीजनल ऑटोनॉमी सही बात है, इससे पहले ही का था। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट यहाँ पर, ठीक है। ये 1991 में एलपीजी रिफॉर्म आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है राइट द फुल फॉर्म। यहाँ पे फॉल लिखा हुआ है फुल, FUL, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ SVD। SVD का फुल फॉर्म क्या होगा ये याद रखना है, ठीक है। तो क्या होगा? संयुक्त विधायक दल। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। समझ में आ रहा है? संयुक्त विधायक दल। When did अरब स्प्रिंग बिगिन? अरब स्प्रिंग शुरू कब हुआ ये पूछ रहा है, ठीक है। तो कब हुआ था? 2010 में शुरू हुआ, ठीक है। 2010 से शुरू हुआ। कहाँ से शुरू हुआ था? टूनिशिया। याद रखना है, टूनिशिया, ठीक है। टूनिशिया से शुरू हुआ था अरब स्प्रिंग, ठीक है। ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है ना, जो वहाँ पे गवर्नमेंट काम करी थी अरब देशों में, ठीक है। वैसे स्टार्टिंग तो टूनिशिया से हुआ 2010 से, लेकिन वहाँ पर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में डेमोक्रेसी वगैरह लाने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए अरब स्प्रिंग शुरू हुआ था, ठीक है। ओके, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 दिख रहा है स्क्रीन पे। राइट द फुल फॉर्म को बार बार गलती क्यों हो जा रहा है? फुल फॉर्म होगा, ठीक है ना। फुल फॉर्म ऑफ LTTE। फुल फॉर्म ऑफ LTTE, ठीक है। तो क्या होगा फुल फॉर्म LTTE का, ये देखना है। क्या होगा भाई बताओ आप लोग? LTTE का तो पता होगा किस लिए था। तो लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, ठीक है। लिबरल मत कर देना, लिबरेशन होगा, ठीक है ना, ये याद रखना। LTTE क्या था? LTTE एक मिलिटेंट सेपरेटिस्ट ग्रुप था, फाइट कर रहा था इंडिपेंडेंट के लिए, और इनको तमिल रीजन के लिए इंडिपेंडेंट की बात ये लोग कर रहे थे, ठीक है ना। हिंदू तमिल के इंडिपेंडेंट के लिए बात कर रहे थे ये, और ख़ास करके साउथ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये लोग मिलिटेंट एक्टिविटी कहीं ना कहीं एक चल रहा था इनका, एक सेपरेटिस्ट ग्रुप था LTTE, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो इसका फुल फॉर्म ये रहा। चलते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? मंडल कमीशन की बात कर रहा है। आप लोग मंडल कमीशन काफ़ी अवेयर हो गए। जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ये चीज़, लेकिन ह्यूमैनिटी वाले काफ़ी मंडल कमीशन को अच्छे से समझते होंगे, ठीक है ना। कॉमर्स वालों को भी थोड़ा सा ये अलग होगा।
ठीक है। तो मंडल कमीशन वाज ऑफिशियली नोन एज सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। इट आज फॉर रिजर्वेशन ऑफ विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यह किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी की बात करता है और किसकी बात करता है रिजर्वेशन की? तो ये ओबीसी की बात करता है। किसकी बात करता है? ओबीसी 27% रिजर्वेशन के बारे में बताया था मंडल कमीशन ने। ठीक है, 1989 में ये बना था कमीशन। कब बना था ये कमीशन? 1989 में बना था, ये याद रखना है। ठीक है, और 1990 में इसको इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही थी। 1990 में इसको इम्प्लीमेंट करने की बात चली थी। ठीक है, तो ये चीज़ों को याद रखना। 1989 में ये बना था कमीशन। कौन सा? मंडल कमीशन, ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए 27% रिजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 19 है, द सेंट्रल एशियन नेशन विच विटनेसेड सिविल वार दैट वेंट ऑन फॉर 10 ईयर टिल 2001 इज। तो कहाँ पर ये वार हुआ था बताना है, 10 साल का। ठीक है, तो ये हुआ था ताजिकिस्तान में। कहाँ पे हुआ था? ताजिकिस्तान में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी एडवोकेट द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। है ना, कौन सी पार्टी है जो कि एडवोकेट की आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को? ठीक है, तो ये थी सोशलिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी थी? सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है ना, सोशलिस्ट पार्टी कब बनी थी बताइए? तो ये बनी थी 1934 में। 1934 में ये पार्टी बनी थी, सोशलिस्ट पार्टी। ये जब कांग्रेस थी, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो उसी में कुछ यंग लीडर थे, है ना, कांग्रेस के अंदर में ही जो यंग लीडर का ग्रुप था, उन्होंने एक सोशलिस्ट पार्टी बनाया था। लेकिन 1948 में क्या होता है कि एक रेजोल्यूशन पास होता है कांग्रेस के अंदर में, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन में, कि हमारे यहाँ कोई भी दो पार्टी का मेंबर नहीं हो सकता है। अगर किसी और पार्टी का आप मेंबर हो तो कांग्रेस के मेंबर आप नहीं रहोगे। तो बात समझ में आ रही है? तो 1948 में ऐसे ये क्या होता है, एक सेपरेट, पहले तो स्टार्टिंग में तो ये कांग्रेस के अंदर में ही रह के काम करता सोशलिस्ट पार्टी, लेकिन 1948 में ये इंडिपेंडेंट पार्टी के रूप में बन जाता है। ये यंग लीडर का ग्रुप था, ये याद रखना। ठीक है, समझ में आया? ओके। आइडेंटिफाई द कंट्री दैट स्टार्टेड द फॉरेस्ट मूवमेंट। आइडेंटिफाई करना है कंट्री को जिसने कि फॉरेस्ट मूवमेंट स्टार्ट किया। ठीक है, फॉरेस्ट मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ ये बताना है। तो ये चिली से स्टार्ट हुआ था, चिली। ठीक है, ये याद रखना। लास्ट चैप्टर में आपको मिल जाएगा वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, लास्ट चैप्टर में इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, ऑन विच डेट एंड ईयर द इमरजेंसी वॉज अनाउंस। किस डेट और ईयर में इमरजेंसी को अनाउंस किया गया था? काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है ना। बहुत सालों को 1975 तो याद ही होगा है ना, लेकिन हो सकता है बच्चे वहाँ पर फंस जाएं जब डेट की बात कर दे तो। ठीक है, तो याद रखना 25 जून 1975। कब? 25 जून 1975 को इमरजेंसी अनाउंस कर दिया गया था। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 23, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ड इन 1956। पता है कि ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में पास हुआ था। लेड टू, यहाँ पर एलईडी होगा, लेड टू क्रिएशन ऑफ हाउ मेनी स्टेट एंड यूनिट। इससे क्या हुआ, कितने राज्य बने और कितने केंद्र शासित प्रदेश बने, ये पूछ रहा है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है ना। अगर आप लोग पढ़ो तो आपको पता है कि 14 स्टेट बने थे और 6 यूनियन टेरिटरी बने थे। ठीक है, 14 स्टेट एंड 6 यूटी बने थे। इससे 1956 का जो, अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस कमीशन का रिकमेंडेशन था, किस कमीशन ने इसको रिकमेंड किया था? ये नाम था फजल अली कमीशन। कौन सा? फजल अली। ठीक है, फजल अली। ठीक है, याद रखना इसका नाम। फजल अली कमीशन था 1956 का, जिसने कि रिकमेंड किया था। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, भाषा के आधार पर आप राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि सबसे पहली कमीशन कौन बनी थी, इस चीज़ को चेक करने के लिए क्या भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, तो ये बनी धर कमीशन। धर कमीशन सबसे पहले बनी 1948 में, 1948 में। ठीक है, उसके बाद बनी जेवीपी कमेटी, जेवीपी बनी 1948 में। ठीक है, उसके बाद बनती है कौन सी, तो ये बनती है फजल अली। ठीक है, फजल ये बनती है 1953 में, 1953 में बनती है। बात समझ में आया? तो इस तरीके से चलता है
और इसने 55 में अपना अपना रिकमेंडेशन दिया था, सुझाव दिया था, और 56 में इसको लागू किया गया। तो इस चीज़ को याद रखना है सभी क्रोनोलॉजी। अभी पूछता है कि कौन कमेटी को या क्रोनोलॉजी में लगाओ, तो लगा देना क्रोनोलॉजी में, ठीक है। पहले ये, फिर सेकेंड में ये, फिर थर्ड में ये। जेबीपी में कौन कौन थे मैं बता दे रहा हूँ। जेबीपी कमेटी के मेंबर कौन कौन है, तो जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल, और पी से पटाभी सीतारमैया, ठीक है। जेबीपी में कौन कौन है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सीतारमैया, ठीक है। ये तीन मेंबर थे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। करे हु क्वाइन द स्लोगन जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का स्लोगन ये सबको पता होगा, आई होप कि सबको ही पता होगा, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि किसी को नहीं पता हो, ठीक है। तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, आप सभी को पता है ना। आपको पता है कि लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो सेकेंड प्राइम मिनिस्टर थे, है ना। जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे प्रधानमंत्री जो बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं। ये 1964 से 1966 तक पीएम रहते हैं, ठीक है। और इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। क्यों दिया था जय जवान जय किसान का नारा, क्योंकि देखो उस समय सिचुएशन थी कि वार की सिचुएशन, कैसी सिचुएशन चल रही थी, वार की सिचुएशन। क्योंकि वहाँ पे हमारे देश में पाकिस्तान एक तरफ से चाइना, ठीक है। तो पूरे देश को, पूरे बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, हमारे जवान कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कौन कर रहे हैं, हमारे जवान कर रहे थे हमारे देश को प्रोटेक्ट करने का। और उसी समय, उसी सिचुएशन में हमारे देश में मानसून खराब हो गए थे, बारिश नहीं हुई थी, सूखा पड़ गया था, ठीक है। इस वजह से किसान परेशान हो गए थे। अब देश को अनाज का भी दिक्कत आने लगा था, इस वजह से उन्होंने जय किसान का नारा दिया। तो जय जवान जय किसान का नारा क्यों मिला, आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। इन दोनों सिचुएशन से निपटने के लिए, समझ में आ रहा है, ओके। अब देखो मैं बता दूं कि ये ताशकंद गए हुए थे लाल बहादुर शास्त्री। ताशकंद याद रखना, ताशकंद अग्रीमेंट इन्हीं के साथ हुआ था ना, ताशकंद अग्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ताशकंद में गए हुए थे, जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी है, ठीक है। तो ताशकंद में ही इनकी मृत्यु हो गई। वो गए थे जब वार चल रहा था पाकिस्तान और इंडिया का, भारत का, ठीक है। तो वहाँ पे यूएसएसआर मेडिएटर काम कर रहा था, है ना। और वहाँ पे मिले वहाँ के प्रेसिडेंट, क्या बोलते हैं, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान से, ठीक है। और थोड़ी सी चीज़ों को सही करने की बात चल रही थी, ठीक है। यूएसएसआर एक मेडिएटर का काम वहाँ पे कर रहा था, ठीक है। और वहीं पे क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई ताशकंद में ही। समझ में आ गया। तो ताशकंद में इनकी मृत्यु हुई थी 1966 में, याद रखिएगा आप लोग। तो ज़्यादा टेन्योर इनका हो भी नहीं पाया था, ठीक है, बट इनकी मृत्यु भी हो गई। ओके, आगे चलते हम लोग। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो एक्सप्लेन द बंडवैगन स्ट्रेटजी। बंडवैगन स्ट्रेटजी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये बताना है। तो देखो बंडवैगन स्ट्रेटजी के बारे में, चैलेंज ऑफ सुपर पावर एंड बिकेम द हेजुमनी, हेजुमनी की बात नहीं करता है, ये गलत है, ठीक है। इंडल्ज फॉल, ये फुल फ्लेज वार की कभी बात नहीं करता है। कहता है कि इंस्टेड ऑफ अपोजिंग द हेजुमनिक पावर टेक एडवांटेज ऑफ द हेजुमनी, हेजुमनी पावर का फायदा उठाओ, टेक्नोलॉजी लो, है ना, उनसे चीज़ों को सीखो, है ना, इसका फायदा उठाने की बात करता है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ठीक है ना। तो आई होप कि 25 क्वेश्चन इस क्रम में हमने पीवाईक्यू की श्रृंखला में 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। और सिर्फ 25 क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, अगर आप देखोगे हर एक पॉइंट का डिस्कशन चल रहा है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर हो गए होंगे। समझ में आ रहा है, जैसे मैं डेट बता रहा हूँ, डेट को एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ, इस तरीके से आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। आप उसे अगर चाहो तो नोट्स बना कर सकते हो, क्योंकि आपका नोट्स लास्ट टाइम में बहुत फ़ायदा देगा, मैं ये सच बता रहा हूँ। अगर आप देख रहे हो वीडियो को, तो आपका नोट्स लास्ट टाइम में बहुत ही ज़्यादा, है ना, फ़ायदा देने वाला है, अगर आप नोट्स क्रिएट करते जा रहे हो तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन की इस सीरीज़ के साथ, इस वीडियो के साथ। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।